हाय नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एशियाई बाजारों की मिलीजुली ओपनिंग, निक्केई कॉस्पी में मामूली गिरावट, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी तेजी के साथ 8875 के पार। 2 दिनों में कच्चे तेल में 11% का जोरदार उछाल, नामेक्स पर भाव $50 के पार। ब्रेंट क्रूड भी $55 के बेहद करीब। क्रूड के दाम चढ़ने से अमेरिकी बाजार को भी लगे पंख। डाउ जोन्स में 196 पॉइंट्स का उछाल, S&P भी 1.25% चढ़कर बंद। ग्रीस में राजनीतिक तनाव कम होने से भी मिला सहारा। बराक ओबामा ने पेश किया $4 लाख करोड़ का बजट। 2015 में 3.1% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। ओबामा ने कहा मिडिल क्लास के हालात बेहतर करने पर है जोर। आज क्रेडिट पॉलिसी पर होगी बाजार की नजर। आवास पोल में 90% ब्रोकर्स को दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं, 50% को बजट के बाद दरें घटने की उम्मीद। पटरी पर लौटने की कोशिश में लगी इकॉनमी को झटका। दिसंबर में 0.7% से घटकर 2.5% के नीचे पहुंची 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ। पीएनबी का मुनाफा 23% बढ़ने और एसीसी का मुनाफा 30% घटने का अनुमान। हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स के नतीजों पर भी होगी नजर। I think in the next 15 years, 100,000 crores of FMCG business is not beyond the reach of this company. अगले 15 साल में 1 लाख करोड़ का हो सकता है आईटीसी का एफएमसीजी कारोबार। एक्सक्लूसिव बातचीत में आईटीसी चेयरमैन वाईसी देवेश्वर ने कहा सालाना 15 से 20% ग्रोथ का लक्ष्य। लेकिन चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले नजर डालिए किस तरह से एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड हो रहा है और तमाम ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि आज हल्की मजबूती के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। इनफैक्ट 1/4 से 1/3% के आसपास की बढ़त के इंडिकेशंस आते हुए, लेकिन इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको यूएस मार्केट से ले चलता हूं, जहां पे हमने देखा था अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड्स थे। 1 से 1.25% के आसपास की मजबूती थी। ग्रीस के एफएम की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आना, कच्चे तेल में बाउंस। आपको बता दूं ब्रेंट क्रूड $55 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो तमाम कंसर्न स्ट्राइक की होने के बावजूद भी कच्चे तेल में लगातार अप मूव देखने को मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पर इससे सहारा मिला। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स में भी हमने देखा आधे से 1.25% के आसपास के गेन्स थे, लेकिन वो पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव मूड एशियन पैक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी जरूर हरे निशान के इंडिकेशंस दे रहा है। क्या वजह है कि एशिया में इतनी मजबूती के इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं? हमारे मार्केट्स के लिए किस तरह के क्यूज हैं? हमेशा की तरह बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट जो ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए कीनली ट्रैक करते हैं, संदीप ग्रोवर। संदीप हाय, गुड मॉर्निंग। क्या वजह है जो पॉजिटिव मूड है ये एशियन मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? देखिए क्यूज तो काफी पॉजिटिव है। अगर आप अमेरिका और यूरोप की बात करें, अमेरिका में हमने देखा काफी अच्छा कारोबार था, 1.25% के आसपास की गेन से। लेकिन आपको बता दें शुरुआत काफी कमजोरी के साथ वहां पे देखने को मिली थी। शुरुआती कारोबार में हमने देखा था आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े आए थे उसके बाद 120 पॉइंट के आसपास की जो कमजोरी है वो भी हमने डाउन बनते हुए देखी थी। लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में हमने देखा कि एक लेट सर्ज यूएस के मार्केट्स में आते हुए देखा, जिसके बाद हमने देखा डाउ करीब 200 पॉइंट के आसपास की तेजी लेकर बंद हुआ और इनफैक्ट लोअर लेवल से करीब 320 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए थे वो दरअसल हमने देखा कि काफी कमजोर थे और जनवरी 2014 के बाद सबसे कमजोर रीडिंग वहां देखने को मिली। कंज्यूमर स्पेंडिंग की भी बात करें तो उसमें भी 2009 अंत के बाद देखें तो सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। तो ये कुछ आंकड़े थे जिन्होंने बाजार को मायूस किया। लेकिन जो लेटर हाफ ऑफ द ट्रेड में जो एक सर्च देखने को मिला वो दरअसल ग्रीस की ओर से जो पॉजिटिव रिपोर्ट निकल के सामने आएगी, वहां के जो एफएम है उन्होंने एक प्लान तैयार किया जिससे वो क्रेडिटर्स के साथ जो बातचीत है वो करने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह से वहां पे तेजी देखने को मिली और कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने को मिला उससे एनर्जी शेयरों में काफी अच्छे गेंस बनते हुए देखे, जिसकी वजह से यूएस में काफी अच्छे गेंस बनते हुए देखे। यूरोप में जो तेजी की वजह थी उसमें कच्चे तेल का हाथ तो था, साथ ही साथ ग्रीस से पॉजिटिव खबरें तो थी, लेकिन उसके साथ साथ जो यूरोजोन के पीएमआई फाइनल आंकड़े आए थे उसमें भी हमने देखा हल्का अपटिक देखने को मिला पिछले महीने के मुकाबले। वहां पे थोड़ा सा सर्च देखने को मिला और आंकड़े जो है जैसे एस्टिमेट किया जा रहा था उसके मुताबिक ही निकल के सामने, जिसकी वजह से वहां पे भी करीब 1.25% के आसपास की गेंस देखने को मिले। लेकिन जो आपने हाईलाइट किया कि यहाँ पे जो गेंस है वो दरअसल एशिया में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि निके की अगर आप बात करें तो वहां पे येन का जो फैक्टर है वो देखने को मिला, येन मजबूत हो रहा है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। कॉस्ट में जो प्रेशर है वो दरअसल जो हैवी वेट्स है वहां पे प्रेशर बन रहा है, इसकी वजह
जैसे हम देख रहे हैं कि कॉस्पी भी आज लाल निशान के साथ ही वहां पे कारोबार देखने को मिला। हालांकि निक्के और कॉस्पी दोनों में शुरुआत हरे निशान के साथ हुई थी, ऊपरी स्तरों से वहां पे कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है और कुछ मार्केट जिन्हें हम कीनली ट्रैक करते हैं, खासतौर पे हैंगसेंग वहां पे तेजी के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। एक्सचेंज निफ्टी भी जिस तरह से हमने यूएस में ट्रेड्स देखे थे, यूरोप में काफी अच्छी खबरें निकल के सामने, ग्रीस के फ्रंट पे वहां पे 5% के आसपास तक के गेंस देखने को मिले। उसके बाद एक्सचेंज निफ्टी जरूर ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि 1.4% के आसपास के गेंस देखने को मिले, लेकिन निक्के कॉस्पी जैसे बाजारों में जरूर प्रेशर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल यूएस और यूरोप से संकेत काफी बेहतर आज इंडियन मार्केट्स के लिए। चलिए, तो ग्लोबल क्यूज कहना चाहिए मोटा मोटी पॉजिटिव है हमारे एशियन मार्केट्स और खासतौर पर एजेक्स निफ्टी दिशा दर्शा रहा है कि एक हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होगी, लेकिन ध्यान रखें कल हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और इस सीरीज का दूसरा ट्रेडिंग सेशन था और दोनों ही दिन हमने देखा कमजोरी के साथ इंडियन मार्केट्स ट्रेड कर रहे थे। कल ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे ही हमने देखा था कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आई। हालांकि दिन के लो से एक बेहद स्मार्ट रिकवरी इंडियन मार्केट्स ने दिखाई थी और ये कोइंसाइड हुई थी जब यूरोपियन मार्केट्स की मजबूत ओपनिंग होती हुई नजर आई। उसके बाद काफी हद तक वोलेटाइल कल का ट्रेडिंग सेशन था। फाइनली हमने लाल निशान में ही क्लोज दिखाया, लेकिन माइल्डली इन रेड। आपकी स्क्रीन पर बेहद मामूली लॉसेस के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में कल ट्रेड्स खत्म होते हुए नजर आए। कल खासतौर पर बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा वोलेटाइल था और वही मूड रिफ्लेक्ट हो रहा था बेंचमार्क्स में। इंटरेस्टिंग था, आज आने वाली क्रेडिट पॉलिसी से पहले शायद बैंक निफ्टी में कुछ बाइंग आती हुई नजर आई। आपकी स्क्रीन पर फाइनली बैंक निफ्टी दिन के लोज से बेहद स्मार्ट रिकवरी और हल्के हरे निशान पे बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में हमने देखा मोमेंटम इंटैक्ट था, तो मिड कैप्स में 2.5% के आसपास के गेंस थे, स्मॉल कैप्स में ऑलमोस्ट 1% प्लस के मेरे ख्याल से गेंस कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले और मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे थे उसमें 60% शेयर कल हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे थे। लेकिन आज सबकी नजर होगी, जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, क्रेडिट पॉलिसी पर। सुबह 11 बजे पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा, पर क्या आज आरबीआई फिर से दरों में कटौती करेगा? ज्यादातर जानकारों का मानना है कि आज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को निराशा हाथ लगेगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और हमारी रिसर्च एनालिस्ट भी जुड़ रही है हमारे साथ पूजा त्रिपाठी। सबसे पहले पूजा आपके पास आना चाहूंगा, आज जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, सीएनबीसी आवाज ने जो बैंकर्स का तमाम अर्थशास्त्रियों का पोल करा था, क्या थ्रो अप कर रहा है वो पोल के नंबर्स रिजल्ट्स? जी, जानकारों का मानना है कि इस बार रघुराम राजन की जो टोन होगी वो डविश हो सकती है और करीब ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इस बार स्टेटस को ही मेंटेन रहेगा, किसी तरह का कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। हमारा पहला सवाल इसी को लेकर था कि आज होने वाली पॉलिसी में क्या उम्मीद की जा रही है, तो करीब 90% लोगों का यही मानना है कि कोई बदलाव नहीं होगा ब्याज दरों में। अगला सवाल हमारा ये था कि इसके बाद फिर नेक्स्ट रेट एक्शन कब देखने को मिल सकता है, तो 50% लोगों का ये मानना है कि बजट के बाद यानी मार्च की शुरुआत में ही अगला रेट एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगला सवाल हमारा रेपो रेट को लेकर था कि 2015 में वो कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि रेपो रेट में कितनी कटौती देखने को मिल सकती है, तो करीब 55% लोगों का ये मानना था कि 75 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर कटौती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा FI15 को लेकर आरबीआई का CPI फोरकास्ट क्या हो सकता है, तो 45% लोगों का मानना था कि 5.6 से 5.9% के बीच ये देखने को मिल सकता है और जीटीपी फोरकास्ट के लिए करीब 90% लोगों का मानना था कि 5.5% पर ही मेंटेन रहेगा, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। तो जानकारों का ज्यादातर यही मानना है कि आज होने वाली पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे 10% लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि आज रघुराम राजन को सरप्राइज भी दे सकते हैं और 25 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो हमारे पोल रिस्पोंडेंट्स हैं 90% मानते हैं शायद स्टेटस क्यों, यानी कि दरों में कोई बदलाव या दरों में कोई कटौती आप आज एक्सपेक्ट ना करें। ज्यादातर पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं न्यूट्रल से डविश साउंड करते हुए नजर आएंगे शायद आरबीआई गवर्नर साहब। और फाइनली ज्यादा लोग इंटरेस्टिंगली मान रहे हैं इस साल का जो दूसरा दरों में कटौती का सिलसिला है वो आपको जल्द ही बजट के बाद शायद जैसे पूजा हाईलाइट कर रही है मार्च में ही सुनने को मिलेगा। हमारे साथ मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इससे पहले मैं आज के मार्केट्स और आज किस तरह से हमारी रणनीति है उस पर बात करूं, मैं जानना चाहूंगा क्रेडिट पॉलिसी मार्केट्स के लिए आज क्या वाकई इंपॉर्टेंट होगी? अगर स्टेटस को मेंटेन करा तो क्या बाजार ने ऑलरेडी पचा रखा है? सरप्राइज सिर्फ जब आएगा जो हमारे 10% पोल पार्टिसिपेंट मान रहे हैं 1/4 दरों में कटौती, उसमें कुछ परसेंट आप बढ़ा सकते हैं आशीष, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि आरबीआई गवर्नर सरप्राइज देने की कोशिश कर सकते हैं। ये कल के कोर सेक्टर के आंकड़ों के बाद ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल, और उसके पीछे 2 वजह जो मैं समझता हूँ। पहला तो ये कि देखिए, अगर आरबीआई गवर्नर ने पॉलिसी के ठीक 15 दिन पहले एक रेट कट किया है तो जाहिर सी बात है कि आज उनकी कमेंट्री नेगेटिव नहीं हो सकती। वो ये नहीं कहेंगे कि इन्फ्लेशन की चिंता हमें फिर से है। अगर इन्फ्लेशन की चिंताएं थी तो फिर 15 दिन पहले उन्हें पॉलिसी के पहले रेट कट क्यों करना पड़ा? तो मुझे लगता है जो कुछ भी वो कहेंगे इन्फ्लेशन के बारे में वो अच्छा ही कहेंगे, खराब कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी बात ये कि कल देर शाम जिस तरह से आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट और आर्टिकल्स छपे हैं
जिनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स में इन्फ्लेशन को लेकर उन्हें इतनी चिंताएं नहीं जितनी कि शायद डेवलप कंट्रीज को है। तो वो भी एक बड़ी पॉजिटिव स्टेंस के तौर पर देखी जा रही है कि आरबीआई गवर्नर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन को लेकर चिंता कम कर रहे हैं। और ऐसे में जब आरबीआई गवर्नर को जो काम करना ही है वो या तो मार्च में बजट के बाद करें, अगली पॉलिसी में करें, तो उसे फ्रंट लोड करने में दिक्कत क्या है? क्यों न एक पॉजिटिव सरप्राइज देकर इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। और इन सबको देखते हुए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। नेगेटिव कुछ नहीं आ सकता, इतना कह सकते हैं। जो कुछ हो सकता है या तो न्यूट्रल रहे या पॉजिटिव रहे। फिंगर्स क्रॉस, उम्मीद करें कि एक और सरप्राइज रेट कट मिले। इंटरेस्टिंग है, तो पॉजिटिव सरप्राइज का यहाँ पे लाइकलीहुड है, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन अनिल जी, मेरे ख्याल से ट्रेडर्स भी इसी बात पे बेट कर रहे थे और शायद वो बैंक निफ्टी केस इन पॉइंट है, जिस तरह से हमने कल दोपहर में सेशन के दौरान तगड़े बाइंग इमर्ज होती हुई देखी थी तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में। क्रेडिट पॉलिसी से पहले 11 बजे से पहले मैं मार्केट्स को कैसे अप्रोच करूं? हालांकि पॉलिसी की बात तो ऑब्वियसली चाल डिपेंड करेगी, गवर्नर साहब क्या कहते हैं उस पर। बिल्कुल आशीष, इसमें कोई डाउट नहीं कि पॉलिसी के पहले हम मजबूत रहेंगे। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि अगर समझिए कि पॉलिसी न्यूट्रल रहती है तो क्या हो सकता है, मार्केट शायद थोड़ा सा गिरना हो तो गिर जाए, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े कल के कैश मार्केट के भी हैं और स्टॉक फ्यूचर्स के भी। तो चलिए, आपके लिए फ्लोज पॉजिटिव नहीं, आप बिकवाली थोड़ी और देख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम एक बुलरन में थोड़ी बहुत बिकवाली हो भी जाए तब भी आप फिर से बाजार को ऊपर जाते हुए दिखेंगे। इवेंचुअली वक्त बढ़े लगे। लेकिन फर्ज कीजिए कि एक पॉलिसी में रेट कट आ जाता है, तो क्या जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनको ये प्राइसेस फिर से देखने को मिलेगी? उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब ये कि 11 बजे के पहले आपको ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती का फायदा मिलेगा। एक शॉर्ट कवरिंग रैली फिर से आती हुई दिखेगी, ठीक उसी तरह जैसी कि कल आपने सेकंड हाफ में देखी थी। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट रहना काफी रिस्की है। हाँ, हो सकता है स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप शॉर्ट है तो हो सकता है आपको इवेंचुअली उसमें अपनी पोजीशन कवर करने का मौका मिले। लेकिन बैंकिंग शेयर या बैंक निफ्टी अगर पॉलिसी में रेट कट आ जाता है तो फिर आपको वो मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे। और आप ये नहीं भूलना चाहिए कि 15 जनवरी से जो कुछ भी तेजी बनती दिखी है भारतीय बाजारों में, वो सिर्फ और सिर्फ रेट कट की वजह से होती हुई दिखी है। तो आरबीआई की पॉलिसी काफी हद तक डिपेंड करेगी बाजार को डायरेक्शन। लेकिन उससे पहले मैं बेहद मजबूती का ट्रेड उम्मीद कर रहा हूँ। शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिलेगा, खरीदारी भी होती दिखेगी। 8,800 के नीचे बाजार ज्यादा ट्रेड करेगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन चूंकि पॉलिसी के दिन वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 8,750 का, और ऊपर की तरफ 8,850 के पार निकलते ही एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी होती हुई दिखेगी, जो कि बाजार को फिर से नए हाइस की तरफ ले जा सकती है इवेंचुअली आने वाले दिनों में। चलिए, इंटरेस्टिंग। लेकिन चलिए, बाजार पे तकनीकी नजरिया क्या है, इस पे बात करने के हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव जुड़ रहे हैं। किरण, एक तो मुश्किल दिन है आज ट्रेड के लिए, आज से पता नहीं गवर्नर साहब किस तरह की पॉलिसी अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन निफ्टी पे किस तरह की रणनीति आप बनाने की सलाह दे रहे हैं। और साथ साथ एक सवाल और क्लब करना चाहूंगा, बैंक निफ्टी, कल हमने जो स्पाइक देखा था, मोमेंटम देखा था आता हुआ, बैंक निफ्टी में क्या कॉल बन रहा है सर? आशीष जी, बेसिकली अगर आप टेक्निकली अगर देखते हैं तो निफ्टी का रुझान अगर देखते हैं तो आज जैसे क्रेडिट पॉलिसी है तो एक बहुत बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी। और टेक्निकली कंपल्सिव ट्रेडर्स अगर है तो इम्पोर्टेंट है कि आप टाइट स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए मेरी सलाह होगी कि शॉर्ट करें मार्केट जब आगे खुलता है, पॉजिटिव बायस, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट थोड़े से पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 8860 का और टारगेट रहेगा 8700। पर अपॉर्चुनिस्ट ट्रेडर अगर कोई है तो 8750 के नीचे अगर निफ्टी चलता है तो एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए। 8765 बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट 8700 इजीली देखने को मिल जाना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे तो बेसिकली अगर बैंक निफ्टी में जो शार्प स्पाइक आ गया था कल, वो सिर्फ स्पाइक ही था ऐसा मेरा मानना है। और आपको वापस एक बार बिकवाली देखने को मिल जानी चाहिए। अगर निफ्टी को नीचे जाना है, 8700 टेस्ट करना है, तो बैंक निफ्टी उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 19,560। अगर ये निकल जाता है तो आपको 19,300 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके किरण, सुबह वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हीरो मोटो, एसीसी, ल्यूपिन समेत कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं इन कंपनियों के नतीजे, डिटेल में जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज बाजार की नजर एसीसी,
पीएनबी, हीरो मोटोकॉर्प और ल्यूपिन के नतीजों पर होगी। नतीजों पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी एक बार फिर से संदीप ग्रोवर और सोनम मेहता भी अब जुड़ रही हैं। संदीप, पहले आपके पास एसीसी और पीएनबी, इन दोनों रिजल्ट से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? पीएनबी में क्या एसेट क्वालिटी कुछ सुधरने के चांसेस, लाइकलीहुड? बिल्कुल, एसीसी के नंबर्स की पहले बात करेंगे। कमजोर सेट ऑफ नंबर्स वहां पे देखने को मिल सकते हैं। जहां तक आय की बात है तो उसमें केवल 0.2% के आसपास की बढ़त आएगी, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी फ्लैटिश रहेंगे। केवल 2% के आसपास की बढ़त वहां देखने को मिलेगी और जो रिलायंस है साल दर साल उसमें भी करीब 2 से 3% के आसपास का इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि इनका जो आरएमसी बिजनेस है वहां से जो आय में करीब 15 से 20% के आसपास की ग्रोथ आएगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, यहाँ पे 15 से 20 रुपए प्रति बैग के आसपास की कमजोरी हमने प्राइसेस में आते हुए देखी थी, तो वो दरअसल इनके रिलेशन को इंपैक्ट करेगी। हालांकि साउथ इंडिया में हमने देखा था प्राइसेस काफी फर्म थे क्वार्टर, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं नंबर्स में देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है केवल 0.2% के आसपास की देखने को मिलेगी। मार्जिन में तगड़ा 300 बेसिस पॉइंट के आसपास का हिट आएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया में बैन थे तो उसकी वजह से इनको हाई कॉस्ट क्लिंकर यहाँ पे सोर्स करना पड़ा था। कोल इंडिया से कोल की सप्लाईज कम हुई थी, ये ऑक्शन के जो प्राइसेस है वो बढ़े थे, तो उस लिहाज से कोयले की कीमतें भी बढ़ी, तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो नीचे आए उसका फायदा भी इनके नंबर्स में इस बार नहीं देखने को मिलेगा। और रेलवे के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंस है इनका, और जिस तरह से फ्रेट कॉस्ट बढ़ी है उसके चलते इनके जो मार्जिन है उसको खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 300 बेसिस पॉइंट के आसपास का मुनाफे में इंपैक्ट, मार्जिन में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और मुनाफा भी 34.5% के आसपास यहाँ पे गिरावट इस बार दर्ज करेगा। ज्यादा पीएनबी के नंबर्स की बात है तो यहाँ पे एनआई में 4% के आसपास की ग्रोथ आएगी, प्रॉफिट में करीब 23% के आसपास के जंप देखने को मिलेंगे। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वहां पे एक तगड़ा इंटरेस्ट रिवर्सल देखने को मिला था, जिसकी वजह से नंबर्स पे और साथ ही साथ मुनाफे पे काफी तगड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता। इस बार हमारे ऐसा अनुमान है कि कोई भी इंटरेस्ट रिवर्सल बड़ा नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एनआई में भी पिछली बार की तरह ही ग्रोथ देखने को मिलेगी 3.5 से 4% के आसपास की, और निम्स में इस बार सुधार देखने को मिलेगा। अगर ये बैंक फ्लैट निम्स के फ्रंट पे भी नंबर्स पोस्ट करता है तो बाजार को यहाँ पे काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। और एसेट क्वालिटी जैसे आप कह रहे थे ये बहुत बड़ा कंसर्न है, तो उसके चलते पिछली बार हमने देखा था प्रोविजनिंग काफी हाई थी, जिसकी वजह से जो मुनाफे का बेस फिगर है वो काफी लो है, 750 करोड़ रुपए के आसपास का, तो उस लिहाज से मुनाफे में लो बेस के ऊपर एक जंप देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ एनआईएम्स में इस बार जंप देखने को मिलेगा। अगर फ्लैटिश नंबर भी आते हैं तो काफी डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो ये खास नंबर्स हैं जिसके ऊपर बाजार की नजर रहेंगी, और प्रोविजनिंग किस तरह से रिपोर्ट की जाती है, क्योंकि एसेट क्वालिटी को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न्स है, इसके ऊपर बाजार खासतौर पर फोकस करेगा। ओके, लेकिन सोनम, आज हीरो मोटोकॉर्प और ल्यूपिन के भी नतीजे आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं इनके नतीजे? हीरो मोटोकॉर्प के केस में वो जो बिक्री के आंकड़े हैं वो कैसे हैं? हम लोग लुपिन से शुरुआत करते हैं। इंडियन मार्केट पे डिपेंडेंसी लुपिन की काफी ज्यादा रहने वाली है इस बार। इंडियन मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। यूएस मार्केट की बात करें तो वहां पे सिम्बाल्टा और नस्पाना जेनरिक दवाओं में एक स्लो डाउन आया है, लेकिन हाँ सुप्रेक्स में एक पिकअप आया है, साथ ही सेलिब्रिक्स जेनरिक के लॉन्च से भी यूएस मार्केट को फायदा मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह ऑफसेट हो जाता है जापान मार्केट से, जहां पे जापान मार्केट में येन डेप्रिशिएट हुआ है, और इसी कमजोरी के कारण, येन में आई कमजोरी के कारण जापान मार्केट्स का ग्रोथ जो है वो इंपैक्ट हो जाएगा। इंडियन मार्केट्स के ग्रोथ पर ही लुपिन मार्केट्स या फिर लुपिन के नतीजों की पूरी डिपेंडेंसी रहने वाली है। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 13% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, मुनाफे में 23% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, मार्जिन 26% के डिलीवर होंगे पिछले साल के 25.6% के मुकाबले। तो बहुत जरूरी होगा कि इंडियन मार्केट इस बार परफॉर्म करे। हीरो मोटो के केस में टू व्हीलर्स की दिग्गज कंपनी ने इस बार वॉल्यूम्स इस तिमाही में बेहतरीन नहीं रहे हैं, 2% की गिरावट बल्कि आई है, जिसके कारण रेवेन्यूज में भी 2% की गिरावट की हम उम्मीद रख रहे हैं। डिमांड में अभी तक पिकअप नहीं आया है, कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी भी कमजोरी है, कंपनी को काफी अभी भी दिक्कतें हो रही है वॉल्यूम्स को लेकर, क्योंकि अब रॉयल्टी पेमेंट कंपनी नहीं करता है होंडा को, तो मुनाफे का आंकड़ा फिर से एक बूस्ट दिखाएगा, एक जंप दिखाएगा, 32% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। मार्जिन में भी हमें 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी साल दर साल देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प से भी स्टेबल नंबर्स की उम्मीद है और लुपिन से भी स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद है। चलिए, आप दोनों का धन्यवाद। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद बताएंगे वो शेयर जो रहेंगे खबरों में, और साथ ही बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में आज के लिए स्ट्रैटेजी। सोनम, आप हमारे साथ बन रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और इस ब्रेक से पहले हमने हाईलाइट करा था कुछ दिग्गज कंपनीज जिनके नंबर्स आ जाएंगे। वो तो ऑब्वियस है ट्रेड में फोकस में रहेंगी, तमाम बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस की कंपनीज फोकस में रहेंगी क्रेडिट पॉलिसी के चलते, लेकिन इनके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में हाईलाइट में रहेंगे? सोनम और पूजा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताएं।
शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प से करते हैं, जिन्होंने अपने जनवरी महीने के बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं। लगभग 5,60,000 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं जनवरी महीने में। मामूली सी गिरावट दिखाई दे रही है पिछले साल के मुकाबले। नोमुरा के एक्सपेक्टेशन से ये आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर है। कंपनी के मुताबिक जन महीने में 2 दिन का ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक होने से डिस्पैचेस इम्पैक्ट जरूर हुए हैं। जीवीके पावर यहाँ पर कोल ब्लॉक ऑक्शन पर स्टे लगाने के लिए जीवीके पावर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देगी। रिलायंस कैपिटल सीसीआई ने निपॉन लाइफ और रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट की डील को मंजूरी दे दी है, जहां पर निपॉन रिलायंस म्यूचुअल फंड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49% कर देगा। एचडीएफसी बैंक या QIP के जरिए कंपनी 10,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। डीबी रियायती महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट और मरीन लाइन्स के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। डीबी रियायती इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम वित्त वर्ष 2016 से शुरू करेगा। पावर ग्रिड यहाँ सोलर ट्रांसमिशन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक करीब $500 मिलियन का लोन कंपनी को दे सकती है। फंड एक्शंस पे नजर। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी के 25 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं ₹89 प्रति शेयर पर। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन यहाँ पे इंडियन अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ फंड ने कंपनी के करीब 13 लाख शेयर ₹78 प्रति शेयर पर खरीदे। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज ने कंपनी के करीब 32 लाख शेयर ₹78 प्रति शेयर पर खरीदे। और एरिसेक इंडिया फंड ने भी कंपनी के करीब 43 लाख शेयर ₹78 प्रति शेयर पर बेचे। तमाम स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे, इन पर आप नजरें बनाए रखें। लेकिन अब रुक करते हैं कमोडिटीज और करेंसी मार्केट्स की ओर, और हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह जुड़ रहे हैं। रवि जी, सबसे पहले तो कच्चा तेल, तमाम कंसर्न्स वो स्ट्राइक के बावजूद ब्रेंट ऑलमोस्ट $55, नाइमेक्स ऑलमोस्ट $50 के आसपास कामकाज कर रहा है। क्या लग रहा है सर, किस तरह का ट्रेड बनेगा आज? देखिए, इस समय देखे तो थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक ऐसा न्यूज है तो उसकी वजह से तो मेरे हिसाब से बाउंस बैक में भी एक इंट्राडे ट्रेडर की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग साइड से प्ले करनी चाहिए। टारगेट के हिसाब से देखें तो 3100 से 3150 तक के एक लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी लेवल है वहां से आप ₹50 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं इन लेवल्स इन टारगेट के हिसाब से। तो कच्चे तेल में रवि जी ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं क्या, या अभी ये कहना टू अर्ली होगा? नहीं, देखिए, जब तक $52 के ऊपर 3 से 4 दिन तक क्लोजिंग नहीं आता तब तक ट्रेंड नाइमेक्स में तब तक रिवर्सल आने के ऐसे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि न्यूज है तो न्यूज का इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर ये बाउंस बैक आया है और ओवर रिएक्शन प्राइसेस में लोअर रेट होने की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। और करेंसी मार्केट क्विकली बता दें, अगर 6 से 7 पैसे के आसपास की मजबूती के साथ कल रुपया क्लोज हुआ था 61.79 के लेवल्स पर, क्या लग रहा है आज सर? देखिए, आज आरबीआई के डिसीजंस को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी, और मुझे लगता है कि एक बार आपको इन लेवल्स पर सेल की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। ₹61.50 तक का रुपया आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल रेंज की बात करें इस हफ्ते तो ₹61.50 से ₹61.95 के रेंज में कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो जरूर है कि हायर लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट की स्ट्रैटेजी रखे अच्छा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह वक्त निकालने के लिए। और सुबह लक्ष्मी में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।